अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। सोशियोलॉजी की सीरीज़ में सोशल रिसर्च और उसकी टाइप्स के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च प्रोसेस। ये टॉपिक भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सोशल रिसर्च वाला, तो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ही फेमिलियर हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आज हम इसको कवर करने जा रहे हैं। बग़ैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसर्च प्रोसेस क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई भी काम करने लगें, वो काम किसी भी नौइयत का हो, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो भी काम सर अंजाम देते हैं उस काम के करने का कोई ना कोई तरीका होता है। किसी न किसी तरीके पर अमल पैरा होकर हम उस काम को सर अंजाम दे सकते हैं। कोई उसूल होता है, कोई मेथड होता है, कोई तरीक़ाकार होता है, कोई ज़ाब्ता होता है। तो रिसर्च प्रोसेस भी एक ऐसा अमल है कि जिसमें कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स पर अमल करके, उन सात स्टेप्स हैं, उनको अपना कर हम अपनी रिसर्च को कामयाब बना सकते हैं और उसको अहसन अंदाज में पेश करने के काबिल हो जाते हैं। तो रिसर्च प्रोसेस इसके 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे और हम आखिर में कंक्लूजन के तौर पर, नतीजे के तौर पर हम ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि अगर हम इन 7 स्टेप्स पर, इन 7 उसूलों पर अमल करें तो अपनी रिसर्च को इस तरह हम कामयाब बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उन स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले है डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। अब जब आपने रिसर्च प्रोसेस करना है, आपने सबसे पहले एक टॉपिक चूज़ करना है। आपने एक मौजू सेलेक्ट कर लेना है कि आया इस मौजू पर या इस टॉपिक पर मैंने रिसर्च करनी है। जब आपने वो टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अब क्या है? देखें, किसी भी चीज़ का हल निकालने के लिए कोई भी मुश्किल दरपेश आ रही हो, उसका मुस्बत तरीके से हल निकालने में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये देखा जाता है कि ये मुसीबत या ये प्रॉब्लम आई कैसे। सबसे पहले उसकी वजह देखी जाती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे को बुखार होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है कि मैं बुखार का इलाज करवाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले डॉक्टर ये पूछेगा कि आपको बुखार कैसे हुआ, सर्दी की वजह से हुआ, गर्मी की वजह से हुआ या कोई और वजह थी। तो सबसे पहले वजह पूछी जाती है, तभी जाकर उस बात का कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। तो जब आप अपने रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले कोई प्रॉब्लम ढूंढेंगे, उसके बाद आप अगला स्टेप उठा सकेंगे। प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद, उसको पहचान लेने के बाद दूसरा स्टेप है रिव्यू द लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब क्या है? लिटरेचर का मतलब ये होता है कि आपने ये देखना है कि जिस टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, क्या इससे पहले इस टॉपिक पर कोई रिसर्च हो चुकी है। अगर इस टॉपिक पर इससे पहले कोई रिसर्च हो चुकी है तो उसका क्या नतीजा निकला है, उसका कंक्लूजन क्या है, उनका रिज़ल्ट क्या है, उनको देखें। जब आप दूसरे लोगों की अप्रोच को देखेंगे तो इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका आपको इस प्रोसेस के बाद पता चलना था वो आपको पहले पता चल जाएंगी और आप उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे है फार्मूलेट ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि आप अगर कोई भी काम करने लगते हैं तो उसका अपने माइंड में एक स्केच बना लें, एक नक्शा बना लें कि ये काम ऐसे शुरू होगा, ऐसे सेंटर में पहुंचेगा, ये इसका कंक्लूजन निकलेगा। मसलन आपने किसी दूसरे शहर जाना हो, यहाँ से लाहौर जाना हो, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले माइंड में ये स्केच बनाते हैं, मैं यहाँ से रेलवे स्टेशन पर जाऊँगा, वहाँ से टिकट लूँगा, टिकट लेने के बाद मैं फ़लाँ जगह पे आराम करूँगा, वहाँ पे रेस्ट करूँगा, फ़लाँ स्टेशन पे मैंने उतरना है। तो वो सारा जब आप अपने माइंड में स्केच बनाते हैं तो वो सेम स्केच आपने अपने रिसर्च प्रोसेस में तीसरे नंबर पे, थर्ड स्टेप पे ये अपनाना है कि आपने जो भी रिसर्च करनी है, आपका जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे आपने पूरे के पूरे प्रोसेस को एक बार माइंड में लाना है, उसका एक स्केच बनाना है, एक नक्शा माइंड में बनाना है कि मैं कैसे ये रिसर्च करूँगा, इसका अमल क्या होगा और इसका नतीजा क्या होगा, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा।
उसके बाद है चूज़ अ रिसर्च डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जो भी रिसर्च करनी है उसका फ्रेम कैसा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे दो तरह की रिसर्च डिज़ाइन होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और दूसरा होता है ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन। एक सर्च ऐसी होती है कि जो आप लेबॉर्ट्री में जाकर करते हैं, आप वहाँ पर मुख्तलिफ़ केमिकल्स को, मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स को मिलाकर जो आप रिसर्च करते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, तो एक रिसर्च वो होती है। एक होती है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। इसकी एक मिसाल देखें। मिसाल के तौर पर एक मूवी आती है, तो आपने ये देखना है कि इस मूवी का हमारे मुआशरे के लोगों पर कैसा असर पड़ता है। तो अब आपको लोगों को लेबॉर्ट्री में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये देखना होगा कि जब लोग उस मूवी को देख रहे हैं तो उनका तासुर कैसा है, उनका रिएक्शन कैसा है, लोगों के चेहरे की रंगत और उनका कमेंट, ये चीज़ें देखकर आपको पता चल जाएगा कि लोग इस मूवी को कैसे लेते हैं। तो ये होता है एक रिसर्च डिज़ाइन। आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप जो अपनी प्रोसेस रिसर्च करने जा रहे हैं उसके अंदर आपका फ्रेम कैसा होगा, आपका रिसर्च मेथड में उसका डिज़ाइन कैसा होगा। तो ये भी एक अहम चीज़ है। उसके बाद 5वें नंबर पर है कलेक्ट द डाटा। कलेक्ट डाटा, इसका मतलब ये है कि आपने जिस टॉपिक पर भी रिसर्च करनी है उसके बारे आप जितना जहाँ से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं आप करें। आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता है, आप लाइब्रेरी जाएं। आपको कोई बुक वैसे ख़रीदनी पड़ती है, कहीं से मंगवानी पड़ती है, आप मंगवाएं। आपको किसी से मांगनी पड़ती है तो आप मांगें, आप उनसे लें। और जहाँ जहाँ से जैसे जैसे आपको उस टॉपिक के बारे डाटा मिलता जाएगा, जहाँ से आपको रेफरेंसेस मिलते जाएंगे, आप वहाँ से वो बुक्स लें, वो मतलूबा चीज़ लें और डाटा को कलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर आपने स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी है कि स्टूडेंट्स फ़ेल क्यों होते हैं। अब आपने ये नहीं करना कि किसी एक बच्चे को पकड़ा जो फ़ेल हुए, भाई आप क्यों फ़ेल हुए, उस पर आप रिसर्च करना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि उस पर आप रिसर्च करके उसका कंक्लूजन उसी पर लागू कर सकते हैं। जो उसका रिज़ल्ट निकलेगा वो उसी पर लागू होगा। आप उस एक बच्चे का जो रिज़ल्ट है वो पूरे बच्चों पर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी ये बच्चा इस वजह से फ़ेल हुआ है तो बाकी बच्चे भी इसी वजह से फ़ेल हुए हैं, बल्कि आपको मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में से बच्चे लेने पड़ेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे लेने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर एक स्कूल की तादाद है 1500, तो उसमें से 400 बच्चे फ़ेल होते हैं। आपने उन सब बच्चों को लेना है, उसके बाद उन सब पर रिसर्च करनी है, ना कि किसी एक पर करनी है। अब रिसर्च मेथड आप कोई भी अपना सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपका अपना अंदाज़ होगा कि आप कैसे करते हैं। तो हमारा यहाँ पे मकसद ये है, कलेक्ट द डाटा से मुराद ये है कि आपने जो भी डाटा अपने रिसर्च के बारे इकट्ठा करना है वो जहाँ से आपको मिले आपने लेना है। जब आपके पास सारा डाटा इकट्ठा हो गया, उसके बाद अब अगला स्टेप ये है कि यू हैव टू एनालाइज द डाटा। जो भी डाटा इकट्ठा हुआ है उसको किसी अंदाज में आपने जब पेश करना है तो उस अंदाज में ले जाने के लिए आपको एक तरतीब में रखना पड़ेगा, एक ख़ास अंदाज में उसको तरतीब देना पड़ेगी। कौन सी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं, कौन सी चीज़ें नहीं ली, कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं या कौन सी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं। तो उस सारे डाटा को एनालाइज करना है, टेबुलेट करना है। जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है उसको स्टेप बाय स्टेप रखते जाना है कि ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। तो सारे डाटा को आपने एनालाइज कर लेना है। उसके बाद आखिरी स्टेप है ड्रॉ कंक्लूजन। आपने सारी ज़िंदगी इसी बात पर नहीं टाइम वेस्ट करना कि मैं प्रॉब्लम डिफ़ाइन करूं, मैं हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करूं, डाटा कलेक्ट करूं, फ्रेम डिज़ाइन को ही लूं। आपने सारी ज़िंदगी इसी बात पर नहीं लगा देनी, बल्कि एक वक्त आना है मुकर्रर मुद्दत तक आपने ये काम करने के बाद एक ऐसा वक्त भी आना है कि आपने अपनी इस रिसर्च को रिप्रेजेंट भी करना है, आपने इस टास्क को कंप्लीट भी करना है। जो आपको टास्क दिया गया है, जो आपको टॉपिक दिया गया है कि आपने इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, तो अपनी रिसर्च को मुकम्मल करने के बाद, सारा डाटा इकट्ठा कर लेने के बाद, उसको एनालाइज भी कर लेने के बाद, अब आपको एक कंक्लूजन ड्रा करना है, उसको एक हतमी शक्ल देनी है ताकि आप बता सकें कि आपने कहाँ से डाटा लिया, कैसे लिया, आप किस नतीजे पर पहुँचे।
तो ये 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स पर अमल करके हम अपनी रिसर्च को अच्छे तरीके से बयान करने की काबिल हो जाते हैं। ये 7 ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारे अंदर सलाहियत पैदा करते हैं कि हम अपनी रिसर्च को अच्छे तरीके से अहसन अंदाज में मुकम्मल करें और फिर लोगों के सामने या जहाँ भी आपने उसको देना है आप उसको वहाँ पर जाकर पेश करें। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। बहुत ही आसान लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो, कोई बात पूछनी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।